नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने तकरीबन 7 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 8वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। यानी कि दोस्तों सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल तरीके से जानने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको हिंदी भाषा क्या होती है, वर्ड विन्यास क्या होता है, शब्द रचना क्या होती है, वाक्य रचना क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो ना देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उन वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि उन वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखिए, तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। यानी कि सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसके जितने भी भेद हैं वो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मैं चीज़ें यहाँ पर इतने डिटेल तरीके से लिया हूँ कि आपको बस देखते ही सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाने वाली हैं। और यकीन मानिए कि यहाँ इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें दोस्तों सर्वनाम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो संज्ञा आपने इससे पहले की वीडियो में देखा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसी संज्ञा के स्थान पर आप जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही आपका सर्वनाम कहलाता है। कैसे, अभी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि राम स्कूल जाता है, इसमें राम जो है एक संज्ञा है। अब राम के स्थान पर अगर मान लीजिए कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वह स्कूल जा रहा था, यानी कि वह चिल्लाता हुआ जा रहा था, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम के जगह पर वह का प्रयोग हो गया, तो इसमें कह सकते हैं कि वह जो है वो सर्वनाम है। यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल लिख ली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए ना कि राम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ है यानी कि वह का प्रयोग हुआ है, तो वह जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर्वनाम और संज्ञा में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप इसे जो है अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नोट करके आपको एक की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, जबकि अगर हम संस्कृत में सर्वनामों की संख्या की बात करें तो ये कुल 35 मानी जाती है। हालांकि मैं आपको संस्कृत में भी इसको डिटेल तरीके से बताऊंगा, तो लेकिन अभी यहाँ पर आप इतना मान के चलिए कि संस्कृत में सर्वनामों की संख्या जो होती है वो 35 होती है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें सर्वनाम के भेद के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बन जाता है और पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कभी कभी तो आपसे ये नाम भी पूछ लिया जाता है, कहता है कि इनमें से सर्वनाम के भेद नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 जिसमें सर्वनाम होंगे और एक दूसरा कोई होगा। तो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए ये 4 नाम देकर के आपको पूछ लेगा कि इनमें से सर्वनाम के भेद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये 6 पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ये 6 सर्वनाम की परिभाषा है, अगर आप देख लेते हैं तो आपके जो सर्वनाम से डाउट हैं अभी तक वो सभी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आने वाली आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा हो जहां पर हिंदी पूछे जाते हो तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों हम लोग बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक सर्वनाम के बारे में, यानी कि पुरुषवाची सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे, उसके बाद जो है आगे जो सर्वनाम आते जाएंगे उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताते चला जाऊंगा। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर पुरुषवाची सर्वनाम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो सर्वनाम सजीव वर्ग की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाची सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं ना कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें तो हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जो सजीव वर्ग की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, नंबर 2 पर आपका आ जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम और नंबर 3 पर आपका आ जाता है अन्य पुरुष
सर्वनाम। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष के सर्वनाम को हिंदी में प्रथम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, मैं और हम सब। तो मैं और हम सब जहां आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपको तुरंत उत्तर में सही करना है कि ये उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, जिसे आप हिंदी में प्रथम पुरुष का सर्वनाम भी कहते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें मध्यम पुरुष सर्वनाम के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसे संस्कृत में भी मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, एक तो होता है तुम और दूसरा होता है तुम सब। तो उम्मीद करते हैं कि मध्यम पुरुष सर्वनाम और उत्तम पुरुष सर्वनाम से आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए। अब तीसरा और लास्ट आपका बचता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ये तो आपका बिल्कुल क्लियर है, ये आपको जहां भी देखने को मिल जाएगा वह और वे शब्द आपको उत्तर में बिल्कुल सही कर देना है। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, वह और वे शब्द, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। तो अब उम्मीद करते हैं कि पुरुषवाची सर्वनाम से आपके कोई भी उत्तर गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल बता दी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप नोट्स में नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है निश्चयवाची सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए संज्ञा के ठीक पहले आते हैं उसे हम निश्चित वाची सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चितता को बताने के लिए जो संज्ञा के पहले ठीक पहले शब्द आते हैं उन्हें ही हम निश्चितवाची सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका कुछ शब्द होगा, यह हो गया, वह हो गया, ये हो गए, वे हो गए, उन्हें हो गए, इन्हें हो गए, इनको हो गए, उनको हो गए, इसे हो गए, उसे, ये सब जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर में सही करना है कि ये निश्चयवाची सर्वनाम। अब जैसे इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे वे खेल रहे हैं, इसमें जो वे है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि वे लड़के खेल रहे हैं तो वे यहाँ पर जो लड़के के संदर्भ में बात किया जा रहा है तो ये निश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लड़के खेल रहे हैं यानी कि निश्चित रूप से वो लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लड़कों की निश्चितता को बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा। अब वहीं पर दोस्तों आपका नंबर 3 पर आपका आ जाता है अनिश्चयवाची सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा की अनिश्चितता को बताए उसे हम अनिश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की निश्चितता बताए वहाँ पर आपका निश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर अनिश्चितता को बताए वहाँ पर आपको अनिश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा। इसके अंतर्गत कोई, कहीं, किसी आदि ये शब्द जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे कोई सड़क पर खड़ा है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कोई सड़क पर खड़ा है यानी कि अनिश्चितता की बात कर रहे हैं कि कोई सड़क पर खड़ा है, ये ज्ञात नहीं है कि कौन खड़ा है, तो कोई सड़क पर खड़ा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको जो है अनिश्चयवाची सर्वनाम देखने को मिल गया, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप यकीन मानिए केवल एक ही एग्जाम्पल ये याद करके रखते हैं तो आपके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी के आधार पर आप अपने सभी क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है प्रश्नवाची सर्वनाम, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी नाम से बिल्कुल क्लियर है कि जो सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ, यानी कि प्रश्न बोधक शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर प्रश्नवाची सर्वनाम हो जाता है। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कौन सड़क पर खड़ा है, यहाँ पर कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज आप क्या खा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि प्रश्नवाचक शब्द का यूज हुआ है कि क्या खा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या शब्द जो है वो भी प्रश्नवाची सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दो एग्जाम्पल जो है आपके लिए काफ़ी हैं, आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। इसके आधार पर जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप यहाँ पर एक ट्रिक भी रख सकते हैं कि कौन, क्या, किसे, कब, कहाँ, ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये जो है आपका प्रश्नवाची सर्वनाम हो जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें निजवाचक सर्वनाम, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से फंसाने वाले जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप ही, स्वयं ही, खुद ही, ये शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, यानी कि अपनेपन का जो बोध कराने वाला वाक्य शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप आंख बंद करके तुरंत निजवाचक सर्वनाम के उत्तर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं स्वयं ही वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वयं ही ये निजवाचक सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि स्वयं ही जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, खुद ही जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, तो वो उत्तर जो है आपको निजवाचक सर्वनाम के रूप में बिल्कुल सही कर देना है। अगले एग्जाम्पल को देख लीजिए कि
तुम खुद ही यह काम कर लो। यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं ना कि अपनेपन का कहीं ना कहीं बोध करा रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसे आपको बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, क्योंकि यहाँ से इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। और अगर आप 2-4 एग्जाम्पल बस याद करके रखने, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रखते हैं, तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपके उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका जाता है संबंधवाची सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम दूसरे कर्ता से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो, सो, जिसे, तिसे आदि शब्द आते हैं। ये मैंने आपको की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है, इसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि जिस वाक्य में आपको जो, से, जिसे, तिसे ये शब्द देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आंख बंद करके आपको संबंधवाची सर्वनाम के उत्तर पर बिल्कुल सही कर देना है। आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि आपने सभी के एग्जाम्पल को देखा है तो इसके भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे तुम जिसे बुलाए हो उसे उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो ना कि तुम जिसे बुलाए हो, यानी कि जिसे यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंधवाची सर्वनाम का एग्जाम्पल बन जाता है कि तुम जिसे बुलाए हो उसे उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो इसमें जिसे शब्द जो है वो संबंधवाची सर्वनाम है, और वह लड़का जो बाजार में मिला था वह मेरा मित्र, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो संबंधवाची सर्वनाम है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल दो जो है आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार कर लीजिए। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ, पता नहीं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो अगली वीडियो आए उसमें मैं बिल्कुल अपडेट होकर के चीज़ें आपको बिल्कुल बता सकूँ, समझा सकूँ, आप कैसे समझते हैं उस तरीके से बिल्कुल बता सकूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ और आपके यूपी टेट एग्जाम में खासतौर से हिंदी के सेक्शन में आपके कम से कम 25 से 28 प्लस क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की अपनी जो वीडियो होने वाली है वो क्रिया को लेकर के होने वाली। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब हम क्रिया की वीडियो को अपलोड करेंगे तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप कहीं ना कहीं क्लास को मिस कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।